जय हिंद दोस्तों, मैं जगमोहन सोनी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मॉडर्न धर्म पर। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि राफेल आने के बाद प्रत्येक भारतीय नागरिक इतना आत्मविश्वासी क्यों है। कैसे राफेल वॉर में गेम चेंजर बन सकता है। क्या विवाद थे, क्यों देरी हुई, क्या कांग्रेस के आरोप सही थे, क्या राफेल महंगा खरीदा गया है, कौन कौन से हथियार राफेल में लगेंगे और वे कितने घातक होंगे, कैसे राफेल S-400 की देरी के बाद भी चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा देगा। हम यह भी जानेंगे कि राफेल की टक्कर के कौन कौन से एयरक्राफ्ट अन्य देशों के पास हैं और भारत आने के बाद इसकी तुलना किन किन एयरक्राफ्ट से की जा रही है। तो आइए डिस्कस करते हैं। हम सभी जानते हैं कि इंडिया के नॉर्थ में दोनों फ्रंट्स पर ही दुश्मन आंखें गड़ाए रहता है। एक तरफ चीन है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान। आज रक्षा गलियारों में यह बात चलती है कि बहुत संभावना है कि भविष्य में भारत 2 फ्रंट वॉर देखे और जिसके लिए इंडियन एयरफोर्स को कम से कम 42 स्क्वाड्रन चाहिए, प्रत्येक में 18 एयरक्राफ्ट, जबकि वर्तमान में हमारे पास मात्र 30 ही एक्टिव स्क्वाड्रन है। मतलब हमको 12 स्क्वाड्रन और चाहिए। इसका अर्थ है कि कम से कम 200 से 250 फाइटर जेट्स। पिछली सरकारों में इस पर ध्यान दिया गया लेकिन उतनी तेजी से काम नहीं आगे बढ़ सका। लेकिन जब से एनडीए सत्ता में आई है तब से इस पर काम बहुत तेजी से चल रहा है। इसी के चलते 2016 में एक इंटर गवर्नमेंटल समझौता हुआ जिसमें 36 राफेल भारत को मिलेंगे। मतलब 2 एक्टिव स्क्वाड्रन हमारे पास होने जा रही हैं। प्रश्न यह है कि हमने राफेल ही क्यों चुना, जबकि हमारे 60 to 70% डिफेंस सेक्टर पर रशिया का कब्जा है। देखिए, आज के समय हम रशियन टेक्नोलॉजी पर डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि 1999 में कारगिल वॉर के समय इंडियन एयरफोर्स का ऑपरेशन सफ़ेद सागर तो याद होगा, जिसमें हमने रशियन मेड 2 MiG-21 खो दिए थे। वहीं दासो का मिराज, जिसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, और इसी दासो कंपनी का है राफेल। तो राफेल को चुनने का इससे अच्छा कारण कोई हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम किसी भी एयरक्राफ्ट पर ट्रस्ट उसकी वॉर टेस्टिंग के आधार पर करते हैं, ना कि उसके फीचर्स और डिजाइन को देखकर। और आपने देखा भी है कि अब वर्ल्ड में मिक्स को फ्लाइंग कॉफिन बोला जाने लगा है, यानी उड़ता हुआ ताबूत। और फिर भारत अपने जाबाज पायलट्स की जान खतरे में नहीं डाल सकता, क्योंकि एयरक्राफ्ट बनाना कहीं आसान है एक पायलट बनाने से। उसमें बरसों की मेहनत लगती है, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता है। राफेल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 13 वर्ष पहले जब ए के एंटनी रक्षा मंत्री थे, उन्होंने 126 मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदने का डिसाइड किया। भारत के इस प्रस्ताव पर कई कंपनियां भारत आने लगी इस टेंडर को लेने के लिए, जिसमें फ्रांस का राफेल, रशिया का MiG-35, स्वीडन का साफ ग्रिपन था, यूरोप का यूरोफाइटर्स टाइफून और अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट F-16 एंड सुपर हॉर्नेट। देखिए, रशिया तो कंपटीशन से मिक्स के गिरने की वजह से आउट था ही, और स्वीडिश ग्रिपन उतना एडवांस नहीं था जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर सके। वहीं अमेरिकी F-16 पाकिस्तानी एयरफोर्स पहले से ही ऑपरेट कर रही है, तो हम कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट क्यों लेना चाहेंगे। वहीं दूसरा एयरक्राफ्ट पर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी और फ्रांस ने बिड को काफ़ी आसान बना दिया था। तो मेन कंपटीशन राफेल और यूरोफाइटर टाइफून के बीच बच रहा था। अब देखिए, यहाँ 5 साल में 36 राफेल भारत की सेना पर होंगे विद ट्रेंड पायलट्स एंड क्रू स्टाफ, और जो ग्राउंड स्टाफ की ज़रूरत होती है उनके साथ। जबकि कांग्रेस ने 5 साल में यानी 2012 में यह ही डिसाइड किया था कि हम राफेल की 126 यूनिट लेंगे, जिसमें 18 इंपोर्ट की जाएंगी और बाकी 108 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में बनाया जाएगा, वो भी फ्रांस के इंजीनियर्स की मदद से, क्योंकि हमारे पास राफेल को बनाने के लिए इंजीनियर्स नहीं है। अब जानते हैं कि राफेल विवाद क्या था। क्या एनडीए सरकार ने सच में घोटाला किया है? क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि यूपीए ने 54,000 करोड़ में 136 राफेल का सौदा किया था, जिसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी शामिल थी। यानी कि अगर हम बाद में भारत में इनको निर्माण करना चाहें तो उस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी समझौते के आधार पर कर सकते हैं। वहीं एनडीए गवर्नमेंट ने 58,000 करोड़ में मात्र 36 राफेल का सौदा किया है, जिसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी शामिल नहीं है। तो देखने में तो यही लग रहा है कि 4,000 करोड़ कम प्राइस में एनडीए की तुलना में 3 गुने एयरक्राफ्ट कांग्रेस खरीद रही थी। देखिए, यूपीए का जो सौदा था उसके किसी डॉक्यूमेंट में 54,000 करोड़ का ऑफिशियली तो लिखा हुआ नहीं था। वहीं कांग्रेस सिर्फ 18 एयरक्राफ्ट फ्लाई कंडीशन में खरीद रही थी, और जो 108 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत में बनाती, उसके पार्ट्स और ट्रेनिंग चार्जेस, सर्विस चार्जेस,
इक्विपमेंट, मेंटेनेंस और ना ही उसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का खर्चा जोड़ा गया था जो भारत में बनने थे, और ना दासों के इंजीनियर का जो कि इस एयरक्राफ्ट को बनाते। जबकि एनडीए ने जो इंटर गवर्नमेंटल समझौता किया है उसमें भारत की सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने वाले सभी इक्विपमेंट्स एंड वेपन्स को लगाया गया है। ट्रेनिंग चार्जेस भी लगाए गए हैं जो, और 5 साल की सर्विस भी दी गई है, क्योंकि ये कोई साइकिल नहीं है जिसको उठा लाओ और चलाने स्टार्ट कर दो और किसी भी दुकान पे संभलवा लो। इसमें एक स्पेक्ट्रा सिस्टम भी दिया गया है, हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। वहीं एक खबर यह भी चलती है कि भारत सरकार इसलिए इसके फीचर्स डिस्क्लोज नहीं करती क्योंकि भारत ने इसे न्यूक्लियर वेपन कैरी करने के लायक बना लिया है। और गवर्नमेंट बताई भी क्यों? क्योंकि यह समझौता सरकारों का है जिसमें लिख भी दिया गया था कि आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि यदि आप डिस्क्लोज करेंगे तो और कंट्रीज भी ऐसा ही एयरक्राफ्ट चाहेंगी फ्रांस से, वो भी इतने ही प्राइस पर। वहीं कतर और इजिप्ट को इससे कम इक्विप्ड एयरक्राफ्ट इससे ज़्यादा प्राइस में दासों ने बेचा है। समझिए, ये ठीक वैसा है जैसे आप जानने वाले से कोई सामान सस्ता खरीद लें, इस शर्त पर कि आप अन्य ग्राहकों को इसका सही दाम नहीं बताएंगे। क्या आप ऐसा नहीं करते? क्या आप 800 रुपये की टी शर्ट को 1000 रुपये का नहीं बताते? अब क्योंकि 5 और एयरक्राफ्ट आ गए हैं तो इन सभी को 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरो में अंबाला में पोस्ट करने का फैसला लिया गया, क्योंकि गोल्डन एरोज 1951 की स्क्वाड्रन थी जिसे 2016 में ख़त्म कर दिया गया क्योंकि MiG-21 को रिटायर करना था। अब राफेल आने के बाद इसे फिर से फॉर्म करने का डिसाइड किया गया है। सभी 36 एयरक्राफ्ट 2021 तक भारत में होंगे, जो हमें S-400 की देरी के बाद भी टू फ्रंट वॉर में सक्षम बनाएंगे, क्योंकि अभी रशिया अपने इंटरनल मैटर्स में उलझा हुआ है और S-400 की देरी हो रही है, और जबकि चाइना का तो ऑर्डर उन्होंने कैंसिल भी कर दिया है, फिर भी वो हमको S-400 दे रहे हैं। एक एयरक्राफ्ट जहां अक्टूबर 2019 में ही आ गया था तो 29 जुलाई 2020 को। वैसे फ्रांस ने 10 एयरक्राफ्ट रेडी कर लिए थे, पर क्योंकि ट्रेनिंग भी करानी होती है, सिर्फ एयरक्राफ्ट लाके हमको सजाने थोड़े, तो 5 एयरक्राफ्ट हमने वहीं पर छोड़ दिए हैं ताकि उनसे अपने पायलट ट्रेंड हो सकें। जैसे ही भारत की धरती पर राफेल लैंड किया वैसे ही इसका कंपैरिजन शुरू हो गया, जो सही भी है क्योंकि कोई भी वो चीज़ नहीं लेना चाहता तो दूसरे के पास हो। आप जितना चाहे इसकी इम्पोर्टेंस को बताइए, क्योंकि इसके वेपन्स और इक्विपमेंट्स ही इसे गेम चेंजर बनाते हैं। यह पायलट को हवा से हवा में एवं हवा से ज़मीन पर हमला करने की क्षमता देता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जो रैमजेट प्रोपल्सन पर बेस्ड है, जो कि 4 मैक से भी ज़्यादा गति से वॉर कर सकती है। वहीं इसका नो एस्केप जोन भी अन्य मिसाइलों से बड़ा है, क्योंकि जब किसी एयरक्राफ्ट पर मिसाइल को माउंट करते हैं तो नो एस्केप जोन बहुत मैटर करता है, जो कि मीटियोर का 60 किलोमीटर बताया जाता है। मतलब 60 किलोमीटर एरिया में अगर कोई भी एयरक्राफ्ट है तो उसका बचना नियरली इम्पॉसिबल है। वहीं इसकी दूसरी मिसाइल MICA मल्टी मिशन एयर टू एयर मिसाइल, जो कि एक साथ कई टारगेट्स को निशाना बना सकती है। और तीसरा है स्कैल्प डीप स्ट्राइक क्रूज मिसाइल, जो पायलट को हवा से ज़मीन पर वार करने में सक्षम बनाती है। इसी के माध्यम से बालाकोट जैसी अन्य स्ट्राइक्स को हम भविष्य में कर सकेंगे। जहाँ तक कंपैरिजन की बात है तो धनोआ साहब, जो कि पूर्व आपके चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे, उन्होंने बताया कि चाइनीज़ एयरक्राफ्ट J-20 से ज़्यादा सुपीरियर है, जिसकी की तुलना की जा रही है आजकल राफेल से, जो कि स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी को आसान शब्दों में कहूँ तो यह एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो रडार में नहीं आएगा, ऐसा चाइना दावा करता है। पर धनोआ साहब ने इसकी भी पोल खोल कर रख दी विद फैक्ट्स। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने J-20 की जगह बालाकोट के समय F-16 को आगे रखा, ना कि J-20 को। वहीं J-20 के इक्विपमेंट पर भी भरोसा नहीं करता है पाकिस्तान, क्योंकि वह J-20 पर चाइनीज़ रडार की जगह, जो कि J-20 पर लगी हुई है ऑलरेडी, उसने उसको बदल के यूरोपियन रडार सेलेक्स गैलीलियो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो वहीं पाकिस्तान चाइनीज़ एवैक्स सिस्टम को साउथ में लगाता है जहाँ की खतरा नहीं है, और उसने अपने नॉर्दर्न बॉर्डर, जो कि सबसे ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड बताता है, वहाँ पर उसने स्वीडन की अर्ली एयर वार्निंग सिस्टम को लगाया हुआ है। और फिर हम जानते भी हैं कि USA जब तक चीन पर आरोप लगाता रहता है कि J-20 अमेरिकी एयरक्राफ्ट F-22 रैप्टर की कॉपी है। और अभी हाल ही में जो मैं बता रहा था कि रशिया ने S-400 का
सौदा कैंसिल किया है या उसमें डिले किया है, तो वो इसलिए किया है क्योंकि वहाँ पे उनको पता चला है कि कुछ चाइनीज स्पाइंग कर रहे थे उसके नई टेक्नोलॉजी को लेकर। तो ये लोग कैसे, और अमेरिका भी बार बार यही कहता रहता है कि ये लोग हमारी कॉपी करते हैं। अब रशियन कॉपी करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। इन सबको छोड़ भी दिया जाए तो वर्ल्ड के बेस्ट स्टील्थ जेट बोले जाने वाले F-22 भी राफेल से नहीं बच सका था। 2009 में यूनाइटेड अरब अमीरात्स में एक मॉक ड्रिल चल रही थी जिसमें राफेल ने F-22 को ट्रैक भी कर लिया और वर्चुअली गिरा भी दिया। तब अमेरिका के लिए ये एक एम्बैरेस करने वाला मूवमेंट था। तो वहीं इसका सबसे स्पेशल फीचर इस पर लगा स्पेक्ट्रा सिस्टम है जो दुश्मन की रडार को जैम भी कर सकता है। इसे वह सबसे ऊपर रखता है। इसमें जितना फ़ायदा भारत का है उतना ही फ्रांस का भी है, क्योंकि फ्रांस के लिए यह एडवर्टाइज़ करना होगा कि विश्व की चौथी महाशक्ति इसके जेट्स का इस्तेमाल कर रही है और अन्य देश भी इसको देखकर ऑर्डर देने लगेंगे। तो एक तरफ जहां फ्रांस के ऑर्डर बढ़ेंगे वहीं भारत से फ्रांस के रिश्ते मजबूत होंगे, क्योंकि अभी अगर हम इंडियन ओशन में चाहें तो उसका रियूनियन आइलैंड यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको इससे थोड़ी जानकारी जरूर मिली होगी। इफ़ यस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर ओन यूट्यूब चैनल मॉडर्न धर्म। स्टे हैप्पी। जय हिंद।